अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त एक खामोश मगर फैसला कुन पावर स्ट्रगल के बीच खड़ा है। एक तरफ रियासती इदारे अपनी रिट कायम रखने के लिए गैर मामूली इकदाम कर रहे हैं और दूसरी जानिब PTI अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। अडियाला के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए आई उनकी बहनों पर रात गए सख्त सर्दी में वाटर कैनन के इस्तेमाल से लेकर पंजाब असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद तक, ये सब किसी आम सियासी तनाज़े के वाक़यात नहीं बल्कि एक बड़े स्ट्रक्चरल टकराव की अलामत बनते जा रहे हैं। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब सदर मुमलिकत इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर एहतराम इंसानियत को रियासत की अवलीन तरजीह करार दे रहे थे। DGI SPR के सख्त लहजे, हुकूमत के वाज़े इशारों और इमरान खान की अडियाला से मुमकिना मुंतकली की खबरें इस कशमकश को मजीद संगीन कर रही हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन ना मानने के फैसले और पार्टी पोजीशंस का बदलता नक्शा ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी मैदान मजीद सिमट सकता है। मज़ाहमत बामुकाबला रियासत की रेट, यही आज का असल बयानिया है। सवाल ये भी है कि क्या सियासी जमातें अपनी जगह बरकरार रख सकेंगी या ताकत का धारा किसी नए इंतज़ाम की तरफ बह रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने और नेशनल एजेंडा देने का ऐलान, क्या नई तहरीक का आगाज़ होगा? हुकूमत की जानिब से पार्टी पर पाबंदी और इमरान खान की दूसरी जेल मुंतकली की अफवाहें क्या वाकई संजीदा लेने की ज़रूरत है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपको वेलकम करती हूँ। भट्टी साहब, कल रात तकरीबन 3 बजे सख्त सर्दी में धरने पर बैठी इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और धरना ख़त्म करा दिया गया। कल मुलाकात का दिन भी था जो नहीं कराई गई। क्या हम समझें कि अब मुस्तकिल तौर पर मुलाकातें बंद हो गई हैं? आप इसके क्या असरात देख रहे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि मुस्तकिल मुलाकातें अब बंद हैं, मुस्तकिल तौर पर बंद हैं बज़ाहिर। और तारड़ बरादरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया था कि खैर से कि अडियाला के बाद नो तमाशा नो मुलाकातें। और मुझे अच्छा लगता कि अगर वो कहते कि माज़रत कर लेते कि जो उन्होंने नौरीन नियाज़ी के साथ किया, इमरान खान की बहन के साथ जो बदसलूकी की, जो बाल खींचे, जो सड़क पर घसीटा, उस पर माज़रत करते, या ख़वातीन के साथ जो अडियाला जेल के बाहर जो करते हैं उस पर माज़रत करते। लेकिन कहाँ माज़रत करती है हुकूमत तो हवा के घोड़े पे होती है। तो मुलाकातें बंद हैं और कल मंगल था, कल मुलाकात का कोई चांस भी नहीं था और हुई भी नहीं। लेकिन ये जो हुआ कि ये पानी फेंकना और ये जिस तरह धरना ख़त्म कराना, ये सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ ये भुगतेंगे जो ये आज हुकूमत कर रही है ना। और मुझे याद है कि हर जुमेरात को नवाज शरीफ साहब को 40-50 लोग मिला करते थे, साफ़ी अंदर उनसे बातचीत भी किया करते थे। 3 हस्पतालों में उनको रखा भी गया था। 8 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको घर भी भिजवाया था। और उस दिन तारड़ बरादरान कह रहे थे कि इमरान खान जैसी सहूलतें किसी को मिली ही नहीं। और मैं हैरान हो रहा था आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की गजनी याददाश्तों पर कि इनको पता ही नहीं है कि क्या इमरान खान को 8 हफ्ते के लिए घर भिजवाया गया कि तुम्हारे ज़रा आसाब दुरुस्त, उस पर बोझ ज़्यादा पड़ गया तो दुरुस्त कर लें आसाबी तौर पर ख़ुद को। क्या इमरान खान को 3 अस्पतालों में ले जाया गया है? 5 मेडिकल रिपोर्टें इमरान खान की बनी हैं। क्या इमरान खान के लिए लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत के तले इकट्ठे हुए हैं? क्या इमरान खान को इलाज के लिए लंदन भिजवाया गया है? क्या इमरान खान के लिए 50-50 लोग मिलते हैं जेल में हर जुमेरात को या हर मंगल को? क्या वहाँ साफ़ी जाके गुफ्तगू, अगर अदालत ना हो, केस ना हो तो गुफ्तगू कर सकते हैं? क्या इमरान खान को घर के खाने जाते हैं? और क्या इमरान खान के लिए पार्टी की जो सरबरा इजलास हैं वो भी जेल में होते हैं? तो बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ कि हम जो अपनी सियासत है वो घरों में ले आए हैं। बहनें, माएँ, बेटियां सब की साझी होती हैं। और आज उससे ज़्यादा दुख है कि अडियाला जेल का जो आलमी दिन भी है और सदर मुमलिकत साहब भी फरमा रहे थे कि हर फर्द की इज्जत, एहतराम और इंसानियत और इंसाफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। और कल रात फिर हमने देखा कि किस तरह से सरकारी मशीनरी से तशद्दुद किया गया। सिर्फ अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कर रही थी उनकी बहनें। अब ऐसे हालात में क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को इंसानी हकूक की बातें जेब देती हैं?
वो पिछले सवाल का आखिरी जुमला कि ये जो नौरीन न्याजी के बाल खींचे गए, जो ख़वातीन से बदसलूकियाँ होती हैं, अंडे मारे जाते हैं, फ़िक्रे कसे जाते हैं, या जो कल पानी फेंका गया, ये अडयाला जेल आती है मरीम नवाज़ के अंडर। और मरीम नवाज़ वो हैं जो अपनी कहानियाँ सुनाती हैं कि मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी, मुझ पे बड़ा जुल्म हुआ, मैं जेल में मुझे डाला गया। तो आज यास्मीन राशिद से नौरीन न्याजी से अलीमा खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक कारकुन, सब कुछ उनकी हुकूमत में हो रहा है। दूसरी बात, सदर जरदारी साहब आप गालिबन मिस कर गई होंगी, वो इंसानों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। और इस मुल्क में इंसानों के हकूक़ जो हैं, वो इंसान कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, आसफा भुट्टो साहबा होंगी, बिलावल भुट्टो साहब होंगे, और चंद उनके दोस्त अहबाब होंगे। इसी तरह हाउस ऑफ शरीफ इंसानों में आता है, इसी तरह जो वज़ीर मशीर हैं वो इंसानों में। बाकी कौन से इंसान हैं? जानवरों से बदतर ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं इस मुल्क में। ना यहाँ कोई इंसान है, ना इनके कोई हकूक़ हैं। आप मुझे बताइए, इस्लामाबाद में चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आसिफ साहब के बेटे ने, 16 साल के बेटे ने, 2 बच्चियों को कुछ टक्कर मारी, स्कूटी पे जा रही थी, दोनों की डेथ हो गई। हाँ जी। 5 दिन के अंदर दो यानी कत्लों का फैसला हो गया और लवाहिकीन ने सुलह कर ली। मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में 2 कत्ल हुए हों या 2 लोग ट्रैफिक हादसे में जहाँ भागू हुए हों, उनका 5 दिन में फैसला हुआ हो? मुझे ये बता दें, कोई तारीख की ऐसी पिछले 78 सालों में बता दें कोई ऐसा वाक़या हुआ हो? क्विक जस्टिस। लेकिन चूंकि वो हाई कोर्ट के जज साहब का बेटा था और 16 साल उम्र थी और ना शनाख्ती कार्ड था, ना ड्राइविंग लाइसेंस था, तो ना उस पे वकील उठे हैं, ना उस पे हमारे लिबरल्स और ये दानश्वर और वो मोमबत्ती ग्रुप जो सोमालिया में कुछ हादसा होता है तो इधर मोमबत्तियां जलाते हैं, वो सामने आए। ना किसी चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया, ना CCTV फुटेज की कोई फुटेज सामने आई इस्लामाबाद की, ना शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या किसी मोहसिन नकवी साहब या किसी की कोई ताज़ियत सामने आई, ना इस पे कोई सिविल सोसाइटी उठी, ना इस पे कोई इhtजाज हुआ, ना सोग हुआ, ना बस आम आदमी की तो भट्टी साहब जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है ना इस मुल्क में। वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन भट्टी साहब, क्या इनको खौफ है अगर जैसे इलामा राजा नासिर साहब को या फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जिन पे इमरान खान साहब ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर उनको भेज दें, वो मिल लें जाके जेल में, कोई बातचीत हो जाए, कोई मे बी कोई सियासी रास्ता निकल आए, यू थिंक सो कि इस तरह की सख्ती से कुछ सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा अगर इनके ख्याल में? आप आखिरी इतलात तक लाहौर में ही होंगी? लाहौर में है ना जी? लाहौर में है, तो लाहौर में खैर से एक जज साहब के चैम्बर से 2 सेब और एक हैंड वाश चोरी हुआ है। FIR दर्ज हो गई है, 380 की दफा लगी है जी, 300, और इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले की गई है। अब उस जज साहब को भी सलाम के 2 सेब और एक उन्होंने हैंड वाश की FIR दर्ज की। लेकिन तो चोरी होती है ना एक तरफ 2 सेब और हैंड वाश, क्या होती है जी? मैंने कहा चोरी तो चोरी होती है ना। तो ये जो हमारा मुस्तकबिल चुरा के ले गए हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े डाके मारे हैं, वो जो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो TT स्कैंडल जो था, वो हुदैबिया, अल अज़ीज़िया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड, वो ये दुबई लीक्स, पनामा लीक्स, स्विस लीक्स, तो और अगर हमें इतनी तकलीफ हो तो फिर हम एहतजाज करें, हम इस पे एतराज़ करें, हमें भी शायद कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही, मैं एग्री करता हूँ। शायद अब हम इस मुल्क में जो सबसे बड़ा एक तकलीफ दे बात है, उम्मीद मर गई है। जिस मुल्क में उम्मीद मर जाती है ना कि यार क्या होना है, उस मुल्क में फिर सारा कुछ ऐसे ही होता है जैसा हो रहा है। तो अभी आपने कहा कि क्या अचकज़ई साहब या इलामा नासिर अब्बास साहब या बैरिस्टर गौर या इमरान खान की किसी बहन को मिलवा देते। मुझे बताएं कि PTI ने कहा है कि महमूद अचकज़ई को कौमी असम्बली में और इलामा नासिर अब्बास साहब को गालिबन सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया जाए। तो क्या इसमें हर्ज है अगर उनको बना दिया जाए? बना रहे हैं वो? नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तो बात उस तरफ चल पड़ी है कि क्यों ना गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए, क्यों ना गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जाए, क्यों ना PTI को पे बैन किया जाए या PTI पर पाबंदी लगाई जाए।
और मैं हैरान होता हूँ कि हमारा मसला इस वक्त इस मुल्क का इमरान खान है। मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी कैदी हैं कि इमरान खान कैदी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कैदी हैं, इंतकाम के कैदी, गुस्से के कैदी, ज़िद के कैदी और इक़्तिदार के कैदी। और मुझे लगता है ये बड़ी जेलों में है, इमरान खान छोटी जेल में है। और यूं लग रहा है कि इमरान खान ने इनको आगे लगाया हुआ है, सुबह दोपहर शाम इमरान खान इमरान खान इमरान वैसे खान। भट्टी साहब, अगर माजी में देखा जाए तो इमरान खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने तब जब नवाज शरीफ साहब ने शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल दी है नवाज शरीफ साहब ने, ये गद्दार है, अदलिया और फौज उन दोनों को अटैक कर रहा है। तो आज भी यही हो रहा है। व्हाट रियली चेंज्ड? वो कैसे डिफरेंट थे इनसे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे वैसी क्या हो रही हैं? वैसी ये हो रही हैं कि कल हमारी जो अपोजिशन होती है, खा वो नवाज शरीफ साहब हों, वो कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, वो मुहिब्बे वतन था, लेकिन उसे हमने बागी बना दिया। एहसन इकबाल साहब का मैं सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि शेख मुजीब को तो धकेल कर आपने दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। और उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि आपने ये क्यों एग्ज़ाम्पल दी। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बागी नहीं था, उसे बागी बना दिया गया। कुछ चीज़ें हैं जो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जब अपोजिशन में कोई जमात होती है तो उस वक़्त उसका बिल्कुल चेहरा अलहदा होता है। उस वक़्त उन्हें हमारी आज़ाद सहाफ़त नज़र आ जाती है, आज़ाद अदलिया नज़र आ जाती है, पार्लियामेंट का तक़द्दुस, वोट की इज़्ज़त, सिविलियन बालादस्ती, बुनियादी इंसानी हकूक़, शफाफ इलेक्शन। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो कहते हैं वो हुकूमत में आते हैं, वो कहते हैं ये सब गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। 26वीं आईनी तरमीम भी ठीक है, 27वीं आईनी तरमीम भी ठीक है, 28वीं भी आएगी, 29वीं भी आएगी, गवर्नर राज भी लगाएंगे, पाबंदी भी लगाएंगे और गद्दारी का मुकदमा भी बनाएंगे, और ये सारा कुछ ये पहले भुगत चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारी लड़ाइयां फिर एक दूसरे के इक़्तिदार के लिए हैं कि इक़्तिदार में आना है किसी न किसी ने। मुल्क के लिए तो फिर कोई भी नहीं सोच रहा ना। 78 सालों में अगर कोई मुल्क के लिए लड़ता तो आज मुल्क का ये हाल होता। ये तो पावर गेम है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इमरान खान और इनमें यह फ़र्क है कि इमरान खान पहली मर्तबा इक़्तिदार में आया और उसने ब्लंडर्स किए, उसने गलतियां की, उसने गलतियां मानी और अब वो भुगत रहा है। ये जो हैं ये मुसलसल बारियां ले चुके हैं, 4-4, 5-5 मरतबा पाकिस्तान पर। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को रियलाइजेशन हो गई होगी अपनी गलतियों की, जो उन्होंने ब्लंडर्स मारे थे? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की हो गई होगी। 6-7 तो उन्होंने खुद भी मानी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाना मेरी गलती थी, काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस मेरी गलती थी, उस्मान बुज़दार के हवाले से वो कहते हैं कि वो रिफ्ट नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं जिन पे वो कहते हैं कि ये मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बहुत चीज़ें, जेल बहुत कुछ सिखाती है। और लेकिन वो अभी भी सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। जब से वो उधर हैं वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी। अच्छा, कल तक मेरा भी यही ख्याल था कि शायद इमरान खान ही हैं जो सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते। गो के उनका एक नैरेटिव है, और जब आप किसी से बल्ला ले लें, मैंडेट ले लें, मखसूस नशिस्तें ले लें, सियासी स्पेस ले लें, उसकी अहलिया, उसकी बहनों और ख़ुद को जेल में डाल दें, सैकड़ों मुकदमे बना दें, उसे फितना, दहशतगर्द, यहूदी एजेंट और गद्दार और सब कुछ कह दें, तो एक रद्द-ए-अमल एक कुदरती होता है। लेकिन आपने कल या परसों राना सनाउल्लाह साहब को नहीं सुना। वो तो कहते हैं कभी भी इमरान खान साहब के लिए हमने कोई बातचीत का या मुज़ाकरात का दरवाज़ा नहीं खोला था। आप मुझे बताएं, आज इमरान खान कहे कि मैं शहबाज शरीफ, या अभी मैं वैसे सुन रहा था कि PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पीपल्स पार्टी से रब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि बातचीत करनी चाहिए। तो मुझे बताएं इनके पास है क्या? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास, इनके पास कुछ है? मैंडेट है, इख्तियार है? ये बातचीत करेंगे तो क्या दे सकते हैं? ये तो वो सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बना तो उसने शहबाज शरीफ साहब से बात की, उसने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी, मरीम नवाज़ को
ख़त लिखा और शहबाज शरीफ साहब से कहा कि मेरी मुलाकात करवाएं फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। अब मुझे बताएं कि जो हुकूमत एक मुलाकात ना करवा सकती उसके पास है क्या देने के लिए, और ये क्यों देंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ और आप वहाँ बैठी हैं, तो अब अगर ये है कि मुझे ये है कि मैंने उस जगह बैठना है और आपका है कि अब आपने मुझे इस जगह से उठाना है, तो क्यों हम बातचीत करेंगे? तो ये बेनिफिशियरी हैं इमरान खान के लेकिन जेल में ठीक है, जाने कल पंजाब असेंबली में ये करारदाद भी मंजूर की गई है कि बानी पीटीआई और उनकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। DGISPR की इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट करार देने के बाद तो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी ऐसे ही बयान दे रही है, बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत हो रही है। आपके ख्याल में ऐसी जमात जिसकी आवाम में मकबूलियत हो, जो एक सूबे में हुकूमत भी कर रही हो, उस पर पाबंदी लगाना इतना आसान होगा? पहली बात तो यह कि राना सनाउल्लाह साहब को मैं भूल गया था, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहिए। मैं उन सारे पुलिस वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने पानी फेंका इमरान खान की बहनों पर और धरना ख़त्म कराया। और फिर पंजाब असम्बली वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने मुल्क के अहम मसले पर करारदाद पास की और अब उम्मीद है कि हम तरक्की और खुशहाली की तरफ चल पड़ेंगे। पाबंदी लगाना, देखें पाबंदी इसके पहले सियासी तौर पर तो है कि नामुमकिन है, लगाई नहीं जा सकती। और अगर आप लगाएंगे तो 78 सालों में कई मरतबा पाबंदियां लगाई गई जमातों पर, और वो नए नामों से आई और उन्होंने आके इलेक्शन जीते। ज़ियाउल हक साहब के बाद पहली जमात जिसने इलेक्शन जीता था वो कौन थी? पीपल्स पार्टी। 9-10 साल ज़ियाउल हक साहब ने लगाए उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन जो ही ज़ियाउल हक साहब गए तो इक़्तिदार उनको मिल गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो ही गए तो वापस पंजाब नून को मिल गया और मरकज़ में पीपल्स पार्टी आ गई। अब जब जो ही हालात बदलेंगे तो पहली हुकूमत PTI की बनेगी, ये ज़हन में रखिएगा। माइनस इमरान की बातें की जा रही है ना, किस तरह मिसाल के तौर पे पाबंदी लगाएंगे कैसे, क्यों लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, वो भी एक है। खैर, लेकिन अब तो कोई ये जवाज़ पहले काम कर लिया जाता है, बाद में जवाज़ ढूंढा जाता है। जैसे गवर्नर राज है, तो मैं अब सुन रहा था रास्ते में आते हुए कि अब उसका क्या किया जाए, क्योंकि 3 तरीके हैं गवर्नर राज लगाने के कि एक सदर साहब महसूस करें कि खैबर पख्तूनख्वा सही तरह से नहीं चल रहा तो वो गवर्नर राज नाफिज कर दें, 10 दिनों के अंदर सेनेट और कौमी असम्बली से करारदाद पास हो, 2 महीनों के लिए, फिर 2 महीनों के लिए, फिर 2 महीनों के लिए, 6 महीने या फिर आइन में तरमीम कर दी जाए और ये मसला ही खत्म हो जाए। दूसरा जी 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 ये आपने मजाक नहीं किया, ये आप ठीक कह रही हैं। ये मैं सुन रहा था। दूसरा है गवर्नर साहब कहें कि जी सूबा सही नहीं चल रहा, ये मसाइल हैं, वो सदर साहब को कहें और फिर वही प्रोसीजर। तीसरा है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली खुद कहे कि गवर्नर राज लगाओ, खैर वो उन्होंने कहना नहीं। तो अब ये सोचा जा रहा है कि जब 6 महीने गवर्नर राज लगाना है तो क्यों ना 28वीं आईनी तरमीम में इसको लंबा कर दिया जाए या गैर मुइन्ना मुद्दत तक कर दिया जाए गवर्नर राज, एक। और दूसरा कि ये जो ये है पार्टी पर पाबंदी है, ये भी इस पे भी अब मैं सुन रहा था कि सोचा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर हुकूमत एक बनाती है समरी डिक्लेरेशन के PTI जो है एंटी पाकिस्तान पार्टी है, तो वो भिजवाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एक गलती ये कर गए कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में ये तरमीम नहीं कर सके कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय वहाँ लफ्ज़ लिख देते आईनी अदालत, तो अभी तक वही लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये भेजना नहीं चाहते, तो इसके लिए भी इनको 28वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट की जगह आईनी अदालत लिखना पड़ेगा और फिर ये आईनी अदालत में जाएगी और हो सकता है पाबंदी लग दी जाए। तो ये आप ठीक कह रही हैं कि तो ये जो आप कह रही थी ना कि ये आइन में तरमीम कर देंगे, बिल्कुल सही। भट्ट साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे माइनस इमरान की बात। आजकल के दौर में ये अभी पॉसिबल है माइनस इमरान को, दैट बी इजी फॉर देम? लेते एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। भट्टी साहब, फैसल वाडवा समेत कई हुकूमती वुज़रा ये कह रहे हैं कि PTI के पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो फिर माइनस इमरान करें या फिर पूरी जमात माइनस होगी, जैसे अल्ताफ हुसैन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कितना जस्टिफाई है ये अल्ताफ हुसैन साहब के साथ कंपेयर करना कि इमरान खान साहब का मवाजना करना कि अल्ताफ हुसैन जैसा उनका हाल होगा? और दूसरा ये बताइए कि ये PTI के खिलाफ वैसे ही ऑपरेशन करेंगे जैसे MQM के खिलाफ किया था? वुड दैट बी इजी?
जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, पिछले 3 सालों से यही कुछ हो रहा है। क्या और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जब अभी इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी कोई सियासी जमात रजिस्टर्ड नहीं इलेक्शन कमीशन के पास, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं। उनके जो पीटीआई वाले हैं उनके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं। और फिर उसके बाद जो कुछ उनके साथ पिछले 3 सालों में हुआ है, ये तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो। अब जहाँ तक है कि क्या इमरान खान माइनस हो सकता है, किस तरह करेंगे आप इमरान खान को माइनस करके, क्या कर लेंगे? इमरान खान माइनस हो सकता है? इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ का दूसरा नाम इमरान खान है। और हमारी बदनसीबी ये है कि हमने कभी तारीख से सबक नहीं सीखा। आपने भुट्टो ख़ानदान को माइनस करना चाहा, पीपल्स पार्टी से कर लिया, सारे छोड़ गए थे, सारे अंकल, सारे बड़े बड़े, ये जो बड़े बड़े जितने भी पीपल्स पार्टी के थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम साहब, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब, हफीज़ पीरज़ादा साहब, बड़े बड़े सारे छोड़ गए। लेकिन क्या हुआ उनका? 0/0 सिफर हो गए वो सारे। फिर इसके बाद हाउस ऑफ शरीफ के नवाज शरीफ को माइनस कर दिया जाए, कर लिया आपने। इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ पतली गली से जद्दा चले गए, लंदन चले गए, बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी में चली गई। बाद में इमरान खान मौजूद है। कभी सुना है कि जो अपने मुल्क में मौजूद हो और जो कहे कि मेरा जीना मरना यहाँ है और वो जेल में अपने मुकदमे फेस कर रहा हो? आप लाख इख्तलाफ करें उनके मौक़िफ़ से, आप लाख कहें कि उन्होंने ये सियासी ब्लंडर्स किए हैं या ये उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मौजूद है। और जो बंदा मौजूद है और जो इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है, उसको आप माइनस करना चाहेंगे? ओ भाई, माइनस तो आप खुद हो चुके हैं। ये जो आप इक़्तिदार में आप इनको देख रही हैं ना, ये रोज़ाना टीवी चैनलों पर, अखबारों में, और इनके बयानात और इनके इंटरव्यूज़, ये सिर्फ दिखावा है। ज़रा किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी बाज़ार में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, पूछ लें बंदों से, रैंडम लोगों से पूछना शुरू कर दें कि आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं। ये नवाज शरीफ साहब आज कहीं आपको नजर आते हैं? क्या आज इस वक्त मुल्क में एंटी आसफ अली जरदारी या प्रो आसफ अली जरदारी सियासत हो रही है? क्या इस वक्त मुल्क में एंटी भुट्टो या प्रो भुट्टो सियासत हो रही है? क्या इस वक्त इस मुल्क में एंटी नवाज शरीफ या प्रो नवाज शरीफ सियासत हो रही है? नहीं, ये सारे फारिग हो गए हैं। इस वक्त मुल्क में अगर आप पसंद करें या ना करें, एंटी इमरान और प्रो इमरान सियासत हो रही है और सारी सियासत इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। सुबह से शाम तक नाम लेना पाबंदी, तस्वीर दिखाना पाबंदी, टिकर चलाना पाबंदी, सुबह से शाम तक हर टॉक शो में, हर जगह इमरान खान, पीटीआई। तो आप उसको माइनस करेंगे? कैसे कर सकते हैं माइनस? ये ख्वाहिशें 78 सालों से जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन हो नहीं सकता। ठीक है, आज पार्लियामेंट के इजलास के बाद भी बैरिस्टर गौर और असद कैसर ने ऐलान किया कि 20 और 21 तारीख को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और नेशनल एजेंडा दिया जाएगा, और साथ में पीपल्स पार्टी को भी वो कह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड लेंगे। आप देख रहे हैं सड़कों पर दोबारा कोई तहरीक चलती हुई पीटीआई की जानिब से? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि सड़कों पर कोई तहरीक चलेगी, और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई इतनी ज़बरदस्त तहरीक चलेगी कि कुछ तब्दीली आएगी। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई पीटीआई का मूड है कोई, या इस वक्त अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो तहरीक चला सके। लेकिन इनको इस सिस्टम में रहकर, असद कैसर, बैरिस्टर गौर और इन लोगों को इस सिस्टम में रहकर अब सियासत करनी चाहिए और अपनी सियासत पर नजर सानी करनी चाहिए। देखिए, कौमी असम्बली से निकलने से लेकर, अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ने से लेकर, मीर जाफर मीर सादक से लेकर 9 मई से लेकर आज तक, ये जो टकराव की सियासत है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या खोया है, क्या पाया है? कभी जो तहरीक इंसाफ के बड़े हैं उनको इमरान खान साहब के साथ बैठकर सोचना चाहिए। आपकी इस लड़ाई की वजह से जो कहीं भी नहीं थे, किसी गिनती शुमार में नहीं थे, आज वो झंडे वाली गाड़ियों में फिर रहे हैं, और आपकी जो सियासी स्पेस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। सियासत क्या है?
यहाँ तो सियासत गाली बन चुकी है ना, यहाँ तो सियासतदान सियासत तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भट्टी साहब इनका सोशल मीडिया है ना, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा। जो इनके बड़े बड़े, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, वो सब कहते हैं हमें नहीं पता कैसे ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, इवन हम भी उसके इफेक्टीज हैं। दो जुमले वो पहले कि सियासत नाम है हिकमत अमली बदल कर बंद दरवाजे खोलने का। तो सियासी हिकमत अमली सब्र, हौसला और बंद दरवाजे खोलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यकीन करें बहुत अच्छा लगता है इनकलाब, मज़ाहमत, लेकिन आप ये फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं आए थे। अगर आप चाहते हैं कि सियासत में किसी का कितना रोल हो, तो उसके लिए भी आपको सियासत करनी होगी, उसके लिए डायरेक्ट लड़ाइयाँ नहीं लड़नी होगी। तो अब जब भी आप पे अभी भी वक्त है, कोई कुछ नहीं हुआ, हमेशा एक दरवाज़ा रहता है जो खुलना चाहिए, अभी भी उनको नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन जब भी भट्ट साहब, जब भी मुज़ाकरात की इनमें से कोई बात करता है, कोई जैसे, तो इनके अपने ही लोग इनको नहीं छोड़ते, गद्दार कह देते हैं, विकेट की दोनों तरफ खेलने वाली बात कर देते हैं मीर सादिक जी। नहीं, वो तो इमरान खान साहब ने कहा था ना। तो बात यह है कि दिल बड़ा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताती है या ऑफ द रिकॉर्ड बातें करती है कि हमें मसालत करनी चाहिए, मफामत करनी चाहिए, दरमियानी रास्ते पे चलना चाहिए, ये दिल बड़ा करके बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हलीमा खान साहब अगर तीनों इमरान खान साहब के साथ बैठें और 2-3 मरतबा बैठें, तो क्या इमरान खान साहब नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? वो उनके साथ उनको बताएं कि बाहर के हकायक क्या हैं। ये जब अंदर जाते हैं अडयाला जेल में, कहते हैं कि बस इनकलाब सर पर खड़ा है, सर कमाल हो गया है, आपके उस बयान से, आपके उस ट्वीट से कमाल हो गया। जब बाहर आते हैं तो विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी ये नहीं करना चाहिए कि कोई अगर NDU वर्कशॉप में गया है तो वो मीर जाफर मीर सादक है, जो अगर इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करता है तो वो गद्दार है। ये नहीं करना चाहिए। आपके राब्ते होने चाहिए, आपको सियासत करनी चाहिए। जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया को डिसओन करें। मैं अगर बैठा हूँ किसी दुनिया के किसी मुल्क में और वहाँ बैठकर मैं इनकलाब ला रहा हूँ, तो आपको कहना चाहिए कि भाई अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं तो आए ना ग्राउंड पर, इधर आए, इनकलाब लाएं। दूसरे के बच्चों को क्यों मरवाते हैं? तो डिसओन करें, खुद भी ना डरें, और बड़े कॉज के लिए अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगता है, कुछ बुरी चीज़ लगती है, तो लगने दें। देखिए क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं फिर मिसाल तो उनकी नहीं देनी चाहिए, हम कहाँ और वो कहाँ। मंडेला साहब पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा, लेकिन उन्होंने साबित किया एक दिन कि मैं ठीक था। इसी तरह जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े सियासतदान होते हैं, या जिनके साथ रहनुमा या लीडर लगाना चाहिए, वो इन चीज़ों को फील नहीं करते। और जहाँ एक से पीछे हटना पड़े तो पीछे हट जाने में कोई आर नहीं है। सर, वफाकी वज़रा ये इशारे भी दे रहे हैं कि इमरान खान को अडयाला से शायद किसी दूसरी जेल, शायद किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जा सकता है। आपके पास कोई ऐसी खबर है? क्या वाकई ऐसा होने वाला है? और आपको लगता है कि PTI इसके खिलाफ कोई बड़ा रद्द-ए-अमल दिखा सकेगी? PTI कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखा सकेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह सोचा जा रहा है, लेकिन अभी इसमें वक्त है। अभी इस हवाले से कोई मुस्तकबिल करीब में कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद की एक जेल बन चुकी है। इसके अलावा अगर कोई ये कहे कि इमरान खान को क्वेटा भिजवा दिया जाएगा या कहीं और, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और लेकिन वफाकी वज़रा को कहना ये था कि अगर इमरान खान साहब को कहीं आप भिजवा देते हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, या आपके शहर मियाँ वाली में, या उसके आगे कहीं भिजवा देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका इससे महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी कम हो जाएगी, गुर्बत कम हो जाएगी, आपकी इंडस्ट्री चल पड़ेगी, आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी, आपकी सरमायाकारी आ जाएगी, आप दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जीत जाएंगे, मुल्क तरक्की करेगा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो मैं इनके साथ हूँ, जल्दी भिजवाएं। लेकिन अगर ये नहीं होती तो प्लीज इमरान खान को कैद करने की बजाय महंगाई को कैद करें, बेरोजगारी को कैद करें, गुर्बत महंगाई तो बढ़ ही रही है। आज IMF ने भी कह दिया है कि अब शायद शरह जो है वो 4.5 से 6.3 तक पहुंच सकती है। ये तो हमें खैर साथ में खुशखबरियां मिलती रहती हैं। बट साहब, जिस हार्ट स्टेट का नाम लेकर ये सब किया जा रहा है, उसका इख्तिताम तो फिर जमहूरी बसात के लपेटे जाने पर है और नया निज़ाम आने पर ही महसूस होता है। क्या कोई सदारती निज़ाम या टेक्नोक्रेट सिस्टम पाइपलाइन में है?
मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आपके शो में फिर दुआ करता हूँ, दोनों हाथ उठाकर दुआ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप आमीन नहीं कहोगी। मैं तो दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह हमें या कम अज़ कम अगर खालिस जमहूरियत या खालिस जमहूरियत दे दे या खालिस आमरीत दे दे, हमें पता हो कि हमारी क्या, हम कौन हैं। हम आधा तीतर आधा बटेर हैं ना, हमें पता है कि हमने किस निज़ाम में रह रहे हैं, क्या हमारा हकूक़ हैं, क्या हमने बात करनी है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, ये पार्लिमानी निज़ाम फ़ेल हो चुका है, ये पार्लिमानी निज़ाम गल सड़ चुका है। इस पार्लिमानी निज़ाम, या अगर इसको पार्लिमानी हटा भी दे तो ये जो मौजूदा निज़ाम है ये डिलीवर नहीं कर रहा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा। और ये जो मौजूदा डब्बाबंद जमहूरियत है, ये जमहूर लेस जमहूरियत है, ये ऑडिट लेस जमहूरियत है, ये परफॉर्मेंस लेस जमहूरियत है। कोई भी ऐसा इसके लिए अगर आप निज़ाम बदल लेंगे और निज़ाम के चलाने वाले यही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले होंगे तो ये उसको भी तबाह कर देंगे। अच्छा। और अगर आप कोई इनको बदल देंगे और ये मौजूदा निज़ाम रखेंगे तो फिर भी अल्लाह के फजलो करम से ये सारा तबाह बर्बादी होगी। कभी किसी दुनिया में आपने देखा है कि जमहूरियत लोकल सिस्टम के अलावा, यानी लोकल बॉडीज़ के अलावा चल रही हो? दुनिया के किसी मुल्क में जहाँ जहाँ जमहूरियत है देख ले कि लोकल बॉडीज़ ना हो और वहाँ जमहूरियत चल रही हो। जमहूरियत डिलीवर कहाँ करती है? लोकल बॉडीज़ में, लोकल बॉडीज़ में। अब आप देखें 60 वजीर लेके बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, 5 वजीर चाहिए थे। चलो आगे हो रही है ना बातें, मतलब नए सूबों की, ये एनएफसी वार्ड्स में तरमीम की, सूबों के इख्तियारात कम कर रहे हैं। सो आई होप कि ये सब कुछ हो जाए, शायद कोई बेहतरी आ जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन सुनी वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, खित्ता बैक वक्त 2 संगीन सिक्योरिटी बुरहानों की लपेट में है। एक जानिब अफगानिस्तान के सूबे पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की वो हाई प्रोफाइल कार्रवाई जिसमें तालिबान के एक अहम मरकज़ को निशाना बनाया गया है, और दूसरी तरफ मशरकी एशिया में चीन और जापान के दरमियान तेजी से बढ़ती हुई अस्करी कशीदगी ने नए बुरहान को जन्म दे दिया है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान के मजबूत तरीन मराकज में मरहलावार पेचीदा कार्रवाई करके तालिबान के 17 जंगजुओं को हिलाक कर दिया, जिनमें एक बटालियन का चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल है। पाकिस्तान से तिजारत की बंदिश के बाद अद्वियात का शदीद बुरहान पैदा हो चुका है। जाली अद्वियात की भरमार है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और तालिबान हुकूमत मजबूरी में भारत से $10 करोड़ की अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गई है। वहीं बहरिया मशरकी चीन में चीन और जापान की दिफाई मशकों, इश्तियाल अंगेज फिजाई सरगर्मियों और एयर डोमेन में लॉक-इन करने वाली टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल ने खित्ते में नई तशवीश पैदा कर दी है। जापानी दिफाई हुकाम ने हाल ही में इल्जाम लगाया है कि चीनी जंगी तैयारों ने उनके फिजा में गश्त करने वाले जहाजों को रडार लॉक किया है। क्या अफगानिस्तान अंदरूनी महाज पर खाना जंगी का शिकार हो चुका है? क्या चीन और जापान के दरमियान कशीदगी दुनिया में जंग का पेशखैमा साबित हो सकती है? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। खालिद साहब, पंजशेर में NRF ने तालिबान के एक अहम बेस को तबाह किया है और दर्जन से ज्यादा तालिबान हलाक हुए हैं। गुज़श्ता 1 साल से जारी ये पंजशेर मुज़ाहमत तालिबान के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुकी है? जी, बहुत शुक्रिया शादिया। देखिए, ये तो हम पहले ही कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये कोई प्रॉपर हुकूमत नहीं है, कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। ज़ाहिर एक जत्था है या एक पावर हब है जो एक दूसरे को अपनी ताकत के ज़रिए पुश एंड पुल करते रहते हैं, वेपन्स के ज़रिए या अपनी, जैसे मैंने कहा, ये सैबोटाज या टेररिज्म, और उसी का सहारा लेते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर उनका एक मेन टैक्टिक्स होते हैं जिसके ज़रिए करते हैं। तो ये कोई सरप्राइज इसलिए नहीं था कि ये पंजशेर वैली अहमद शाह मसूद के ज़माने में एक बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न अलायंस हुआ करता था और बड़ा स्ट्रांग होता था सबसे। अब उसका बेटा है अहमद मसूद है, वो है, और ये वही है जो नॉर्दर्न एरियाज़ को हिंदुस्तान बहुत पहले हेल्प करता रहा। जब ये तालिबान हुकूमत में नहीं आए थे, बल्कि शुरू के हिस्से में काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने बड़ी सपोर्ट की थी नॉर्दर्न अलायंस को। लेकिन जब हिंदुस्तान ने ये देखा कि अभी मई में जो उनको शिकस्त हुई, फिर उन्होंने सोचा कि हम ईस्टर्न साइड से, यानी इंडिया साइड से, तो वो प्रेशर पाकिस्तान पर बिल्ड नहीं कर सके, तो उन्होंने सोचा कि ये अफगानिस्तान की तरफ से वही प्रेशर किया जाए और पाकिस्तान को 2 प्रॉन्ग लड़ाई लड़ने पर या कम से कम अपनी एम्प्लॉयमेंट करने पर मजबूर किया जाए। तो ये उसी तरह है। और आपने नोट किया होगा कि उन दिनों में हम यही बात कर रहे थे कि ये जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान है जो इस वक्त हुकूमत में है, वो बुनियादी तौर पर एग्रीमेंट पर आते ही इसलिए नहीं थे कि उनको पता था कि इतने बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं उधर, इनका जरा मेजोरिटी जिस इलाका है उस पर कंट्रोल है। ये नहीं था कि इनका कंट्रोल 100% अफगानिस्तान पर है, पहली बात।
जो नॉर्दर्न लाइट्स और पंशेर वैली है वो हमेशा से अहमद शाह मसूद और अब उसके बेटे के कंट्रोल में है, वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और बाय द वे हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नॉर्दर्न लाइन्स को भी एक बहुत सारे मुल्क सपोर्ट करते हैं, एंटी और प्रो एलिमेंट चलता रहता है और ये पुश एंड पुल करते रहते हैं कि मेरे ख्याल में यही वही, जैसे मैंने कहा कि ये पावर कंट्रोल है, ये बुनियादी तौर पर शो ऑफ फोर्स है। तो आने वाले वक्तों में देखिए तालिबान को एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी था भी यही हमारे साथ एग्रीमेंट ना करने में, कि अगर हमारे साथ एग्रीमेंट करेंगे तो वो जो जत्थे होंगे टीटीपी या नॉर्दर्न लाइन्स या कंधारी ग्रुप या काबुल का ग्रुप, या आपस में जो फिरके इतने ज्यादा को 20-22 ग्रुप हैं, वो आपस में मिलकर एक दूसरे को शायद अलायंस करके तो इन्हीं की हुकूमत ना गिरा दे। आने वाले वक्त बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि कितना सक्सेसफुल है और कंटिन्यूड प्रेशर मेंटेन कर सकता है नॉर्दर्न अलायंस या नहीं कर सकता। और सिर्फ अफगानिस्तान को भी तो इस वक्त भारत की माली मदद मिल रही है, लेकिन खुद भारत के अंदर बाबरी मस्जिद की दोबारा संगे बुनियाद रखने के मामले पर इंतहा पसंदी दोबारा सर उठा रही है। क्या आप समझते हैं कि भारत भी अफगानिस्तान की तरह किसी बड़े अंदरूनी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? देखिए शजिया, अनरेस्ट तो हिंदुस्तान में बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई थिंक वो ज्यादा जल्दी यूनाइट हो जाते हैं जब एंटी पाकिस्तान नारा मारा जाता है। आपने नोट किया होगा, इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना आबादी ज्यादा है, मिलिट्री में उनका स्पेंडिंग जो 8-9 गुना हमसे ज्यादा है, पॉपुलेशन कहीं, एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन आप नोट करें जब भी वहां इलेक्शन होते हैं या ऐसा माहौल बनता है तो एंटी पाकिस्तान स्लोगन वहां बहुत चलता है। अब बिहार में इलेक्शन हुए हैं, 243 सीटों में से 203 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस जीत गई है। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग बेवकूफ हैं, वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन देखिए लीडर की जिम्मेदारी होती है कि सच बोले, गलत अलार्म क्रिएट ना करे, अननेसेसरी हाइप क्रिएट ना करे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडे को मिलिट्री एजेंडा ना बना दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां टॉप लीडरशिप है ऐसी जो समझती है कि पॉलिटिकल एजेंडा गेन करने के लिए मिलिट्री एलिमेंट डालना जरूरी है, और वो उन्होंने मई में करके देखा, एम्बैरेसमेंट हुई, और आज तक वो 2 चीजों पे कर रहे हैं कि एक वो ये कहते हैं कि ये तो चाइना ने जंग हराई थी, और एक वो कहते हैं कि ये तो जंग अभी बंद ही नहीं हुई, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी लोगों में आप एक एलिमेंट हिजान खेजी, एक हाइप क्रिएट करना, एक वॉर मॉन्गरिंग क्रिएट करने को आप कूल डाउन नहीं होने देना चाह रहे, जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिकल मोटिव है, जो बड़ा बदकिस्मत है। लेकिन जैसे मैंने कहा, डिस्टेबलाइजेशन इंडिया पूरे में तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारी मूवमेंट आप नागालैंड और बहुत सारी ईस्टर्न साइड पे, बंगाल साइड पे चल रही हैं, जो जाहिर उनको फेस करना पड़ रहा है, क्योंककि ट्रेडिशनली हिंदुस्तान एक गवर्नेंस पे रहा ही नहीं है। हजारों सालों की आप इनकी हिस्ट्री पढ़ लें, इवन जब ब्रिटिश यहाँ रूल कर रहे थे तो यहाँ 563 प्रिंसली स्टेट्स थी, 563, यानी उन पर प्रिंस थे या महाराजे थे या नवाब थे जिनका रूल था। ब्रिटिश तो उस वक्त भी रूल नहीं कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान को, जब वो कहते थे कि इंडिया हमारे कंट्रोल में है, तो इंडिया रहा नहीं है कभी कंट्रोल में। आगे देखें क्या होता है। खालिद साहब, मार्के हक में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद जहां राफेल की कारकर्दगी पर दुनिया भर में सवाल उठे हैं, वहीं JF-17 की सलाहियतों की तारीफ हुई है। सुनने में आया कि इंडोनेशिया के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान JF-17 समेत कई अस्करी मुआहिदों पर बात हुई है। आपके ख्याल में इंडोनेशिया पाकिस्तान के लिए फौजी शराकतदारी के एतबार से कितना अहम मुल्क बन सकता है? जब भी कोई पर्टिकुलर फाइटर जहाज जब भी सिलेक्ट करता है कोई भी मुल्क, तो उसमें 3-4 क्राइटेरिया जरूर वो देखता है। पहला वो देखता है एकेडमिकली या बुक वैल्यू उसकी देखता है कि किताब में उसकी थ्रस्ट कितनी है, इंजन कितना है, मनूवरेबिलिटी कितनी है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उस कॉस्ट कितनी है या कीमत कितनी है। दूसरा वो देखता है, एक और एलिमेंट देखता है, जब वो परफॉर्मेंस फिजिकली देखता है, जैसे तेजास का आपने जिक्र किया दुबई एयर शो में, वो इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट साबित हुआ कि वो साबित ही नहीं कर सका कि कितना मनूवरेबल है, चाहे उसमें ह्यूमन एलिमेंट हो या कोई और हो। वो तो एक लंबी उसकी हिस्ट्री है कि 40 साल में उन्होंने सिर्फ 40 जहाज बनाए हैं, वो भी इतने प्राइड के नहीं है। और सबसे बड़ा जो कस्टमर खुद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स है, उनके एयर चीफ कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर मेरा एतबार ही नहीं है। आप इमेजिन करें, जो आपका टॉप कस्टमर है और द ओनली कस्टमर, वही कह रहा है कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, तो फिर और जहाज कौन खरीदेगा? थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शजिया होता है ना जहाज खरीदने के लिए, कोई भी मुल्क देखता है कि ये जो जहाज मैं खरीदने जा रहा हूं इकोनॉमिकल भी है, पोर्टेंट भी है, कॉम्बैट टेस्टेड या बैटल प्रूवन है कि नहीं है। कॉम्बैट टेस्टेड और बैटल प्रूवन इसको कहते हैं कि किसी जंग में उसने हिस्सा लिया, और अगर लिया तो उसकी क्या कारदगी रही। 2019 में आप देखें JF-17 थंडर उस मिशन में शामिल था जिसके अंदर हमने अभिनंदन को शूट डाउन किया था। अभी इस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह 1985 में तेजास बनाने शुरू किए हिंदुस्तान ने, 1995 में 10 साल बाद हमने बनाने शुरू किए। इंडिया के पास 40 सालों में 40 जहाज हैं तेजास, हमारे पास 30 सालों में 200 जहाज है। तो हमारा तो ब्लॉक 3 का सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि ये वही आयसा रेडार जो J-10C में है जिसने 7 जहाज मारे,
वो रेडार इसमें अब लगा हुआ है। जो PL-15 उसने फायर किया था J-10C ने, वो इसमें भी लगा हुआ है। दुनिया अब बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन इस जहाज को समझ रही है। इसलिए आपने नोट किया कि अचानक हमारी एयरफोर्स में भी पूरी दुनिया दिलचस्पी ले रही है और हमारे जहाज में भी दिलचस्पी ले रही है। एंड इंशाल्लाह ताला और भी अच्छी खबरें आएंगी। बहुत सारे मुल्क अब राब्ता कर रहे हैं जो चाहते हैं कि ये बैटल हार्डन। सर, एक और नई टेक्नोलॉजी की बात सामने आई है। अभी चीन और जापान के दरमियान तनाव अचानक बढ़ गया है और जापान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी तैयारों ने रडार लॉक ऑन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। हालांकि चीन ने ये और बात है कि इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। क्या चीनी फ़ज़ाइया की जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, यानी हवा में दुश्मन तैयारों को लॉक करने वाला सिस्टम, क्या ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद है? और अगर नहीं है तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं? देखिए शरिया, अभी दो तरह के वेपन्स, एक तो कन्वेंशनल होते थे और जो सब हम जानते हैं, जो जिसमें एमिनिशन होता था या TNT बारूद होता था जो एक्सप्लोड करता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से डिस्ट्रक्शन होती है। यानी यूं समझ ले सिंपल लफ्जों में कि लेजर से डेजिग्नेशन की जा रही है, लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बिकॉज जिस तरह हमने लेजर की लाइट इतनी खतरनाक होती है, बाज़ उसकी इंटेंसिटी को मॉडिफाई करके फोकस इस हद तक किया जाए और इतना ज्यादा इंटेंसिटी से किया जाए कि किसी भी चीज को बर्न आउट हो जाती है। मैं माइक्रोवेव की आपको एग्जांपल दे देता हूं जो घरों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वेव्स होती हैं जो आपके खाने को गर्म कर देती हैं बुनियादी तौर पर। तो ये है पीसफुल यूजेज। अगर इसी को आप माइक्रोवेव्स को और ज्यादा माइन्यूट ले जाएं, डिस्टेंट तक ले जाएं, उनकी लिथैलिटी बढ़ा दें, तो आने वाले वक्तों में शायद हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर जो है उसमें मिसाइलों की और बॉम्ब्स और इस तरह की टनेज की ऑब्सलेंस होती जाएगी, यानी ऑब्सलीट होती जाएगी। आने वाले वक्तों में शायद लेजर या डेजिग्नेशन या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी जिसके अंदर आप शायद लड़ेंगे भी कमी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या IT सेक्टर और मैं कह रहा हूं लेजर पर जिसका कंट्रोल ज्यादा होगा वो होगा। पॉसिबली वो यही इल्जाम लगा रहे हैं कि चाइना ने ये किया है। मैंने भी पढ़ा है कि चाइना आजकल इस पे काम कर रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कि इससे ज्यादा लीथल शायद कोई भी ना हो आने वाले वक्तों में, कि आप लड़े बगैर ही आप अपने हवा में होंगे, आपको जैम करके, नॉकआउट करके, बर्न आउट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो चाइना ने जो पॉसिबली यूज किया है कि नहीं, वो तो आने वाले वक्त में चाइना कंफर्म कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में जापान ने यही इल्जाम लगाया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एयर कॉमोडोर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।